हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू क्लास। आप कैसे हैं बताइए, क्या हाल है? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। हैप्पी फ्राइडे टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छे हैं? अच्छे नहीं हैं? बताइए, सब बताइए। वंडरफुल। ओके ओके ओके, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड। आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है, चलिए। वेलकम टू दिस रियली रियली अमेजिंग फ्री सीरीज दैट आई एम ब्रिंगिंग यू। याद रखिए कि आज से हमारी ये फ्री क्लासेस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है और आज से आपको कराएंगे पीवाईक्यूज। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस में कराऊंगी आपके 2023 के तीनों पेपर्स। तो वही कोशिश जारी है। स्टार्ट करते हैं आज। और 4 पार्ट्स में, 4 भागों में आपका एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस का आंसर जैसे आ रहा है वैसे क्यों आ रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चंस दोनों इंग्लिश और हिंदी में भी होंगे। क्वेश्चंस विल बी शोन टू यू इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। Make sure to participate. Make sure to participate to your best ability. All the best to all of you. Let us get started. If you don't know me, my name is Hafsa Malik and I'm here as a guest for An Academy. तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुरंत ही। चलिए हमारे सीधे के सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ थोड़ा सा और उसके बाद आप खुद पढ़ेंगे, आप उत्तर देंगे। और बेसिकली मैं आपको क्या बोलूँगी फिर जब आप आंसर करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि आपका जो आंसर है क्या वो सही है या गलत है। गलत है अगर क्यों है, अगर सही है तो क्यों है। चलिए स्टार्ट कीजिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज के बारे में क्या सही? तो प्लीज गो अहेड एंड आंसर। आपको क्या लगता है कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज के बारे में सही है? पहले आप उत्तर दें, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज होती क्या हैं और इनको कैसे कंडक्ट किया जाता है। How to stay energetic in this time? I will say coffee, but it's up to you how you choose to. It's okay to get demotivated, but going on is very very important. अच्छा ठीक, बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज एक तरह की, आप इसको क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से भी कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट कोर्स में भी पढ़ा रखा है। A retrospective study is almost as if we are trying to look into the past and try to find out why whatever is happening is happening. जैसे अगर अभी हमारे पास 10 कैंसर पेशेंट हैं और हम देखते हैं कि स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर्स, क्या ये लोग, इनकी जो लाइफस्टाइल पुराने रही है या इनका जो पुराना लाइफस्टाइल रहा है, क्या उसमें स्मोकिंग था, क्या उसमें स्ट्रेस ज़्यादा था। रिजल्ट्स हमारे पास अभी हैं और हम जानना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ है। और हम प्रेजेंट में नहीं जान सकते कि क्यों हुआ है, हमें उनके अतीत के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और वहीं से हमें पता चलेगा कि जो भी हुआ है शायद ये इस वजह से। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। क्वांटिटेटिव होती है ज्यादातर, तो नैरेटिव से क्या हम इसको, ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ओके। तो क्या नैरेटिव मेथड से इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। सो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज कैन बी क्वालिटेटिव, दे कैन ऑल्सो बी क्वांटिटेटिव। तो क्या नैरेटिव मतलब आपको किसी के जीवन के बारे में समझना है तो क्या आप उनसे एक नैरेटिव ले सकते हैं, उनकी कहानी सुनो कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ है। एब्सोल्युटली। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी ये नहीं होती है। नेचुरलिस्टिक स्टडी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है, जहाँ पे आप बस जाके ऑब्जर्व करते हैं नेचुरल सेटिंग्स में लोगों को, डे टू डे बिहेवियर वो कैसा दिखा रहे हैं। कलेक्टेड डेटा कैन बी एनालाइज थ्रू इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। हाँ, इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स से भी आप कर सकते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी से भी आप कर सकते हैं। इट इज द सेम एज क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट नहीं। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट तरह तरह के होते हैं, उसमें एक टाइप होता है एक्सपोज्ड फैक्टर जिससे ये मिलता जुलता है, सेम टू सेम भी नहीं है। तो नो,
बायोग्राफी विल बी अ गुड वे टू कलेक्ट डेटा। हाँ, क्या नैरेटिव और बायोग्राफी में कुछ मिलता जुलता है? और अगर आप नैरेटिव मेथड से इसको समझ सकते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि इसको बायोग्राफी मेथड से भी ऑटोबायोग्राफी से समझा जा सकता है? बिल्कुल समझा जा सकता है। तो ये हुआ आपका ए, सी और ई, दैट इज ऑप्शन 3। इसके नोट्स आपको मिलेंगे मेरी टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री, तो आप ज्वाइन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इफ यू हैवंट हर्ड, मैं यूट्यूब क्लासेस के नोट्स आपको दे रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आप सभी लोग आंसर करें और उसके बाद मैं बताती हूँ कि यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। मैं देख रही हूँ कि ऑप्शन ए आ रहा है, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन 2। और वो कैसे है मैं आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली समझाती हूँ। ऑप्शन 2 जो है आपका उत्तर कैसे है, देखिए। रिसर्चर मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। अगर एक रिसर्चर एक या ज्यादा वेरिएबल्स को मैनिपुलेट मतलब उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाता है, तो हम इसको एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, कहिए कौन रोक रहा है। रीजन में लिखा गया है कि रिसर्च डिजाइन जहां पे एक वेरिएबल मैनिपुलेट किया जा रहा हो और कॉज और इफेक्ट हम पढ़ना चाहते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं। अब मुझे बताइए ये और ये अलग कैसे हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन कैसे कर रहा है? क्या यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वेरिएबल मैनिपुलेट कैसे हो रहा है? इट्स जस्ट दे आर सेइंग द सेम थिंग। एक अधूरा है, एक कंप्लीट है, इसी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर ओवर हियर। जिसने गलती करी है वो गलती सुधारें। चलिए नेक्स्ट, रेने देकार्ट की थ्योरी के बारे में बताइए, क्या सही है और क्या गलत। मैम रिसर्च एप्टीट्यूड का पीवाईक्यू कब करवाएंगी? रिसर्च एप्टीट्यूड का भी कराएंगे। इट्स ओके, आप पूछ सकते हैं। चलिए ये आंसर कीजिए। रेने देकार्त की थ्योरी के बारे में क्या सही है बताइए। पढ़ाया हुआ है सब आपको, बहुत इजी है। चलिए बताइए। वेरी वेरी गुड। चलिए, अब रेने देकार्त की बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जिसको हम कहते हैं इंटरैक्शनिज्म, जहां पे वो मानते हैं कि हमारा माइंड अलग और हमारी बॉडी अलग। तो एक तरह का डुअलिज्म है इंटरैक्शनिज्म, जहां पे इनके हिसाब से माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एंड देयर इज दिस वन पॉपुलर सेइंग दैट ही हैज कोगिटो अर्गो सुम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये रैशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि ये मानते हैं हमारा दिमाग जो है, जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होता है, जानवरों में नहीं होता है। माइंड, ब्रेन नहीं, माइंड। ही बिलीव्स दैट द माइंड इज द सीट ऑफ ऑल रैशनैलिटी। रैशनैलिटी और लॉजिक इज सुपीरियर टू एनीथिंग एल्स, एंड द माइंड कैन बी फाउंड ओनली इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जानवरों में माइंड नहीं होता है इनके हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होता है। माइंड कंट्रोल्स द बॉडी इन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, नहीं, एनिमल्स में कहते हैं ये है नहीं माइंड। पोस्टुलेटेड दैट द माइंड, हाँ, माइंड को जो है बेसिकली हायर ऑर्डर थिंकिंग कंट्रोल करता है। माइंड और बॉडी जो है एनिमल स्पिरिट्स, मतलब मैकेनिकल फंक्शन,
एक मशीन की तरह काम करती है हमारी बॉडी। माइंड वॉज फ्री, हाँ माइंड जो है फ्री मतलब इसको पूरी फ्रीडम है, पोजेस्ड ओनली बाय ह्यूमंस, हाँ जी। और डुअलिज्म को तो ये सपोर्ट करते हैं ना, तो बी सी और डी मतलब ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर है। आई होप यू गॉट द राइट आंसर। चलिए बहुत ही इजी है ये, वेरी वेरी इजी, प्लीज गो अहेड एंड आंसर। अच्छा, देखिए सबसे पहले जब लॉन्ग टर्म मेमोरी के डिविजन्स दिए थे एंडल टल्विंग ने, तो इन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एपिसोडिक और सेमांटिक मेमोरी होती है। फिर इन्होंने एक और तरह की मेमोरी ऐड कर दी जिसको हम प्रोसीजरल या इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। 1972 की है इनकी थ्योरी, पहली बार 1972 में दी थी। तो बाद में इन्होंने डिक्लेरेटिव जिसमें दोनों एपिसोडिक और सेमांटिक आते हैं वर्सेस नॉन डिक्लेरेटिव या इम्प्लिसिट जिसमें आपकी प्रोसीजरल या स्किल्स वाली मेमोरी आती है। ठीक है, वंडरफुल, ग्रेट, लेट्स गो नेक्स्ट। चलिए, HPA एक्सिस, ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये तो आएगा ही आएगा। देर इज नो डाउट अबाउट दिस, देर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट यू गेटिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस HPA एक्सिस आपका, या कॉर्टिजोल पाथवे। चलिए ये समझते हैं कहाँ से शुरुआत होती है, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ फिर देखते हैं कि यहाँ क्या है। HPA एक्सिस मतलब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, ठीक है, ओके। हाइपोथैलेमिक, हाँ पिट्यूटरी एक्सिस ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइपोथैलेमस से आता है एक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर CRF या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, दोनों सेम है। वो जाता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जहां से एक्टिवेट होके आता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाता है एड्रीनल ग्लैंड के बाहरी हिस्से पे जिसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और वहां से आपके सारे कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स मतलब स्टीरॉयड हार्मोन्स दिए जाते हैं। और फिर वहीं से क्या होगा, फिर बेसिकली फिर शुगर लेवल्स में इंक्रीज होगी या ऐसा कुछ, तो देखते हैं। हमारे पास है सबसे पहले कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। इसके बाद हमारे पास ये नहीं दिया गया है कि एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट होता है, फिर सीधा दिया है रिलीज ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यहां तक आपका आंसर आपको मिल जाता है जो कि ऑप्शन 3 है, राइट, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा ना, ये नंबर 3। यहाँ से दिया जाएगा कॉर्टिजोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, क्योंकि एड्रीनल मेडुला जो है वो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन देगा, और फिर लिवर से ग्लूकोज आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए, एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो कौन सी स्केल में आपको देखने को मिलेगा? इन विच स्केल आर यू गोइंग टू सी एन एब्सोल्यूट जीरो? वेरी वेरी गुड, ओनली इन द रेशियो स्केल। रेशियो स्केल ऐसी स्केल है जहां पे आप बेसिकली फिजिकल मेजरमेंट्स लेते हैं, जैसे हाइट, वेट, टाइम, स्पीड, जहां पे जीरो का सच में कुछ मीनिंग होती है और जीरो असल जीरो ही होता है, एज इन जीरो इंडिकेट्स एब्सेंस। जो आपकी इससे नीचे की स्केल होती है इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल ऑफ वैल्यूज, बेसिकली डज नॉट हैव एनी ट्रू जीरो। वहां पे जीरो कहने के लिए जीरो होता है, उसका कुछ अर्थ नहीं होता है। एब्सोल्युटली।
अब बताइए ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस। बताइए, बहुत इजी है, टकमैन के स्टेजेस हैं। सोशल साइकोलॉजी के पहले या सबसे इजी टॉपिक्स में से ये एक है, और ये हमेशा करते हैं आप। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? पहले आप ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप फॉर्मिंग होती है, उसके बाद ग्रुप के जो सदस्य होते हैं, द ग्रुप मेंबर्स ऑफन फाइट विद ईच अदर, देयरफॉर देयर इज द स्टेज ऑफ स्टॉर्मिंग व्हिच फॉलोज द स्टेज ऑफ फॉर्मिंग। तो झगड़े होते हैं, उसको स्टॉर्मिंग कहते हैं। उसके बाद कुछ नियम कानून रूल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज देयरफॉर इज नॉर्मिंग, वेयर सम रूल्स एंड नॉर्म्स आर क्रिएटेड, एंड फाइनली परफॉर्मेंस विल हैपन, एंड आफ्टर परफॉर्मेंस हैज बीन कंप्लीटेड, ग्रुप जो है इसके सदस्य अपने अपने रास्ते चले जाएंगे अलग से। तो यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 4-3 कौन कह रहा है? ऑप्शन 2 इज करेक्ट, राइट? यू स्टार्ट विद फॉर्मिंग, उसके बाद हाँ ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ बिल्कुल सही। चलिए, बेंडर जेस्टार जो विजुओ मोटर टेस्ट था, जो 1938 में सबसे पहले बनाया गया था लोरेटा बेंडर द्वारा, बताइए इसमें कितने फिगर्स का इस्तेमाल किया गया था? ये कराया है आपको? वेरी वेरी गुड, 9 फिगर्स। पहले वर्जन में 9 डिजाइन थे, आई थिंक दूसरे डिजाइन में कुछ 13 या 16 डिजाइन हैं, नोट्स में है आपके, पढ़ लेना जरूर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड, सो फार वी आर डूइंग वेल। नेक्स्ट, अष्टांग योगा के हिसाब से बताइए यमा में क्या नहीं आता है? वेरी वेरी इजी, अगेन काफी बेसिक लेवल का पेपर आया था लास्ट टाइम, और मेरी उम्मीद है कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं आएगा, अराउंड इसी लेवल का आएगा लगभग, थोड़ा सा इससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। ऑल राइट, वंडरफुल। तो देखिए, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, नॉट परफॉर्मिंग और नॉट शोइंग वायलेंस। आस्तेय, आस्तेय क्या होता है? कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ये दो यमा है, डोंट्स में आता है क्या नहीं करना चाहिए। शौच मतलब सफाई, और तपस का मतलब क्या होता है? तपस आई थिंक इज सेल्फ कंट्रोल और समथिंग। तो बी और डी जो है आपके, ये नियम में आते हैं, डूज मतलब क्या करना चाहिए। तो बी एंड डी इज करेक्ट, ठीक? ओके फाइन। नेक्स्ट, statutory rape refers to what? तो स्टैट्यूटरी रेप जो है, ये बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी इंसान एक माइनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करे, तो वो रेप ही कहलाता है, बिकॉज अ माइनर इज नॉट एबल टू कंसेंट फॉर देमसेल्व्स।
So if an adult has sexual relations with a minor, that always amounts to rape. That is statutory rape. Now here, of course, forcibly doing anything to anyone is considered or will be considered rape. ये statutory word जो है, ये minor के साथ अगर कोई adult कुछ करता है तो minor consent नहीं दे सकता और वो automatically rape कहलाता है. Next. सेक्सुअल डिराइव नहीं है, ड्राइव है. इन्होंने शायद हिंदी से इंग्लिश में एक ट्रांसलेट किया था पेपर, तो चलिए बताइए. ऑल राइट, चलिए. सेक्सुअल ड्राइव इज अ फिजियोलॉजिकल नीड. आपको पता है कि हंगर, सेक्स, थर्स्ट, ये सारी बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सर्वाइवल नीड्स हैं. ठीक है, ओके. ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट ग्रेटिफाइंग सेक्सुअल डिजायर. अब ये गलत है. क्या आपने कभी एसेक्सुअल लोग या ऐसे लोग नहीं देखे हैं जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं? हैव यू नेवर सीन एनीवन हु गोज फॉर सिलिबसी, is asexual and does not choose to engage in sexual activity? Sexual activity ना करने से मर नहीं जाता कोई. A is correct and R is not correct. Option 3 is right over. चलिए next. बताइए कौन सी बीमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब दिल और हमारे लंग्स जो हैं उनसे रिलेटेड नहीं है? बताइए. वंडरफुल, वेरी वेरी गुड. एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, जो हमारी आर्टरीज हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं. एथेरोस्क्लेरोसिस इज बेसिकली वीकनिंग एंड समटाइम्स डैमेजिंग एंड रप्चर ऑफ आर्टरी. एंजाइना पेक्टोरिस इज चेस्ट पेन पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स. तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? चेस्ट पेन जो जनरली हार्ट अटैक से पहले. क्रोन्स डिजीज एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ये. ठीक है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये, इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम्स हैं. एन्यूरिज्म क्या होता है? बलूनिंग एंड बर्स्टिंग ऑफ आर्टरीज. ये बिल्कुल साइलेंट किलर है, मतलब इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं एन्यूरिज्म के. तो कभी कभी क्या होता है, आर्टरीज जो है कमजोर होती हैं, फूल जाती हैं बलून की तरह और कभी कभी फट जाती हैं. ठीक है, बताइए क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाए? ऑल राइट, चलिए. एन वीवो यहाँ पे करेक्ट है. मैं पेपर जैसा था वैसा ही लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं चेंजेस नहीं ला रही हूँ. मैं आपको क्लास में ही बताऊंगी कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है. ये लाइजरल नहीं है, लिसरल है. और मैं आपको समझाती हूँ कि ये बाकी के टूल्स क्या हैं. एन वीवो जो है क्वालिटेटिव के लिए, कंटेंट एनालिसिस करने के लिए, या फिर मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए, कौन से मटेरियल्स थीम्स बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है. इट इज़ अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क. यू हैव टू कॉपी पेस्ट मटेरियल. इट इज़ बेसिकली अ प्लेस टू ऑर्गेनाइज ऑल योर रिव्यूज. ओके, ठीक है. SPSS आपको पता है, स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, IBM की है. इसी का एक वर्जन है ये एमोस. ये पर्टिकुलरली स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए है. ठीक है, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए है ये, जो कि एक कॉम्बिनेशन लाइक इट्स अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिजाइन सच एज फैक्टर एनालिसिस एंड रिग्रेशन. तो ये मैनुअली नहीं करते हैं, ये सॉफ्टवेयर से ही करते हैं. SPSS आपको पता ही है क्या है. और ये लिजरल जो है ये भी स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के ही लिए है. अब स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग क्या है? रिग्रेशन और फैक्टर एनालिसिस का ओवरलैप है ये. ठीक है, ठीक है, ओके, वंडरफुल. लेट अस गो.
ये पुराना है एक्चुअली, ये आपके जून जून नहीं मार्च पेपर का क्वेश्चन है, इज हियर बाय मिस्टेक। आप ये कीजिए, कल मैं 26 क्वेश्चंस, कल नहीं मंडे को मैं 26 क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। दिस इज फ्रॉम अ प्रीवियस पेपर, बट आप करो, आप आंसर करो। A person who had experienced an intensive negative emotion fails to recollect the emotional event. बहुत ही इजी है ना, इसको कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। आप देखते हैं कि जब कोई दुर्घटना होती है हम उसे भूल जाना पसंद करते हैं, तो अगर आप फ्रॉइड की थ्योरी रिकलेक्ट करें, रिप्रेशन कहते हैं इसको या मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। नेक्स्ट। ऑलराइट, देखिए, एक साइंटिफिकली साउंड मतलब जो टेस्ट साइंटिफिकली मजबूत है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने। शुड द टेस्ट हैव ऑब्जेक्टिविटी। इस जो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत थी, और प्लीज आप ये उम्मीद ना रखें कि अगले वाले टेस्ट में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। आपका काम है स्पेलिंग मिस्टेक्स के बावजूद पहचानना क्या क्या है। तो ऑब्जेक्टिविटी होती है, नॉर्म्स होती हैं, टाइम लिमिट जरूरी नहीं है, अगर टेस्ट में टाइम लिमिट भी नहीं है वो भी अच्छा टेस्ट हो सकता है। रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, और वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी। सो ऑब्जेक्टिविटी, of course there should be norms. If you remember, there are steps of test construction, they are very important, you will always get a question from them. तो यहाँ पे A, B, D और E कहाँ दिया है, ऑप्शन 2 में दिया है, तो वो हमारा सही आंसर होगा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए, ग्रेट। नेक्स्ट। ओके, ऑल राइट, वंडरफुल। ये क्या है, लिटरली यू नो बिकॉज यू हैव जस्ट डन दिस। ये अकोमोडेशन है ना, जब आपके स्कीमा में कोई चेंज चाहिए क्योंकि आपका स्कीमा सही नहीं है, ये डेफिनेशन है अकोमोडेशन की। और आपका स्कीमा अगर सही होता और उसी की वजह से आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते, उसको हम कहते हैं assimilation. Assimilation would be if your schema was already correct and we just needed to add information to it. But accommodation is the process where you need to change a schema because it is inaccurate. चलिए, नेक्स्ट। अप्रिशिएटिव इंक्वायरी क्या होती है? बताइए, अप्रिशिएटिव इंक्वायरी क्या होती है? सोचिए और बताइए, अप्रिशिएटिव शब्द का मतलब क्या है, और अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। This is used, or this is called positive organizational psychology, which is a new interdisciplinary field which combines organizational behavior and positive psychology. तो ये एक सॉर्ट ऑफ नई ब्रांच आप कह सकते हैं उभर रही है साइकोलॉजी की, जहां आप देखते हैं कि ओवरलैप होगा किसके और किसके बीच में, एक तो पॉजिटिव साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बीच में। ठीक है, ओके, फाइन। इसके बाद क्या या कैसे इसको समझा जाए? अप्रिसिएशन मतलब जब भी बॉस या कर्मचारी से बात की जाती है बॉस के द्वारा,
When an employer talks to an employee, they start by appreciating. जब फीडबैक भी दें तो कुछ अच्छा या पॉजिटिव कहें, इसी से कॉन्वर्जेशन मतलब बातचीत की शुरुआत करें। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच होता है और ये प्रोएक्टिव मतलब हम वेट नहीं करते हैं, वी डोंट वेट फॉर समथिंग टू गो रॉन्ग, वी टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन बेटर। इंक्वायरी इज एप्लीकेबल मतलब ये एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। और अप्रिसिएशन मतलब तारीफ से शुरुआत होती है। नॉट के दोनों ऑप्शंस आप देखेंगे गलत है। ऑफ कोर्स ये कोलैबोरेटिव है क्योंकि दो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ए और डी सिर्फ, और ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है, राइट। कॉमन सेंस क्वेश्चन इफ यू रीड केयरफुली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब डेट के हिसाब से बताइए पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए सोचिए और बताइए। ओके, तो सबसे पहला इवेंट जो यहाँ पे था, मे बी आपको लगेगा कि फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज ओपनड इन लीप्जिग बाय विलियम वुंट, लेकिन पहली डेवलपमेंट यहाँ पे थी कि 1875 में विलियम जेम्स ने एक कोर्स स्टार्ट किया था, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हाँ ठीक है, तो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के नाम से कोई कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया गया था यूएसए की यूनिवर्सिटी में 1875 में विलियम जेम्स ने। तो पहला स्टेप वो है और इस वजह से ऑप्शन 3 आपका आंसर बन जाता है। इसके बाद 1879 में लीप्जिग की लैब, ठीक है। फिर क्या, बेने सिमोन का टेस्ट 1905 में, उससे पहले पावलो का काम 1904 में इनको दिया गया। इज दैट द केस, ऐसे ही दिया गया है क्या? DEA, हाँ बिल्कुल ऐसे ही दिया गया है। अमेरिकन एसोसिएशन कब बनी? 1892 में स्टैनली हॉल द्वारा। तो ये PDF आपको या PPT ऐसे ही मिलेगी, तो ये डेट्स आप प्लीज नोट डाउन करके रखें। अंडरस्टूड? गॉट इट? ओके, वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस, लेट्स गो। चलिए नेक्स्ट, सिगमंड फ्रॉइड का जन्म किस दिन हुआ था? बहुत ही इजी है, अभी तक ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देख लिया होगा, मैंने भी कराया है, मैंने इससे पहले कराया भी है सारा पेपर। तो बताइए किस दिन, हाँ किस दिन जन्म हुआ था सिगमंड फ्रॉइड का? ओके, वेरी वेरी गुड, 6 मई 1856। जो बच्चे अभी भी 1939 कह रहे हैं उनका क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, जो बच्चे 1939 मार्क कर रहे हैं प्लीज पढ़ना स्टार्ट करें। नाउ वेरी इजी, पैरामीटर इज टू पॉपुलेशन, हाउ सैंपल इज टू, जैसे पैरामीटर पॉपुलेशन का डेटा होता है वैसे ही सैंपल के डेटा को क्या कहा जाता है, बताइए। मैम आने वाला है उनका बर्थडे, हमें तो केक कट करना चाहिए फ्रॉइड के बर्थडे के दिन। अच्छा, तो स्टेटिस्टिक है ना, statistic is the data of the sample and parameter is the data of the population, very very simple। बताइए वॉटसन के हिसाब से कॉन्शियस मेंटलिज्म का मतलब क्या है? ऑल राइट, चलिए। तो एक्चुअली आप प्लीज ये ना सोचें कि जॉन वॉटसन का कॉन्सेप्ट था,
मेंटलिज्म बिहेवियरिस्ट थे ये, लेकिन इनके हिसाब से मेंटलिज्म का मतलब क्या था, या कॉन्शियस मेंटलिज्म का मतलब क्या था? कॉन्शियस वुड मीन इंटेंशनल, कि हम जो सोचते हैं और हम जो मेंटल एक्टिविटीज करते हैं हमारा ध्यान उन पे है. सो अटेंशन एंड फोकस टू मेंटल एक्टिविटीज एंड इंटेंशनली थिंकिंग अबाउट समथिंग वुड मीन कॉन्शियस मेंटलिज्म. ठीक है, जस्ट नॉलेज नहीं बल्कि अवेयरनेस और अटेंशन हमारी थिंकिंग एक्टिविटीज के बारे में. बताइए स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में क्या सही नहीं है? स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में क्या सही नहीं है बताइए. सोचिए और बताइए, पढ़िए आराम से, ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए. ऑल राइट, चलिए. नाउ क्या स्ट्रक्चरलिज्म अपने हिसाब से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पे बना? कैन वी से दैट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट एडवर्ड टीकनर एंड सो ऑन, it was purely based, their research was purely based on scientific facts? हाँ, उनके हिसाब से तो साइंटिफिक ही था. It provided a thorough test of classical introspective. इंट्रोस्पेक्शन तो यहाँ पे यूज किया गया, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है. बेसिक कॉन्शियस एलिमेंट्स, क्या यहाँ पे कॉन्शियस एलिमेंट्स को डिवाइड करने की कोशिश या उन्हें ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी गई? सेंसेशंस, इमेजेस एंड फीलिंग्स, यस यस, तो ये भी सही. लेकिन क्या ऐसी ऑर्थोडॉक्सी बनी जिसके खिलाफ सारे बाकी स्कूल्स रेजिस्ट करने लगे? डिड दे से समथिंग सो स्ट्रिक्ट दैट ऑल द अदर स्कूल्स स्टार्टेड अपोजिंग देम इन एवरी विच वे? That's not true. There are other schools of psychology that supported reductionism. ऐसे बाकी स्कूल्स भी थे साइकोलॉजी के जिन्होंने रिडक्शनिज्म को सपोर्ट किया कहीं ना कहीं से. तो ये जो आपका ऑप्शन 4 है ये सही नहीं है. ओके, ऑल राइट, ग्रेट, वंडरफुल, ऑल राइट, लेट्स गो. चलिए नेक्स्ट. बताइए, आप कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हैं, तो बताइए इसको कैसे आप समझें, इसकी सीक्वेंस बताइए. बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑफ कोर्स वी विल आइडेंटिफाई गोल्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी साइकोलॉजी में कोई भी प्रोग्राम अगर हमें कम्युनिटी पे अप्लाई करना है, तो पहली चीज हम ये करेंगे कि हम गोल्स आइडेंटिफाई करेंगे, हम चाहते क्या है, फिर प्रोसेस को समझेंगे, फिर देखेंगे कि नतीजा जैसा हम चाहते थे क्या वैसा ही आया, और फिर ये देखेंगे क्या हमारा प्रोग्राम सफल रहा या नहीं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट इम्पैक्ट वुड कम लास्ट. Because see, you understand whether it has brought a difference or not only when you have understood all the other steps. Of course, you would start by identifying goals, then you would evaluate the process. So B, C, then you would evaluate the outcome, and lastly, you would check what difference it has made. So B, C, A, and D, option 1 is our correct answer. Is that it? Yes, absolutely. चलिए ठीक है. Next. The number of cases of a disease, injury, or disability at a given point of time, which can be expressed as the number of new cases or the number of existing cases. ध्यान रखिए और समझने की कोशिश कीजिए. ये आपके यूनिट 10 में आता है, जिसने किया है वो इजीली कर सकता है.
ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेरी वेरी गुड। ये मॉर्बिडिटी है। मॉर्बिडिटी क्यों है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं, मैंने आपको काफ़ी, आई थिंक हम बेसिक कोर्स में भी ये करते हैं कि मॉर्बिडिटी जो है ये टोटल आपकी बीमारी की टोटल प्रेजेंस कितनी है, नए केसेस और जो अभी तक के केसेस आए हैं, टोटल केसेस को मिला के हम मॉर्बिडिटी कहते हैं। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड, वी से मॉर्बिडिटी। प्रेवलेंस इज हाउ मेनी आर एक्टिवली इल, एंड इंसिडेंस इज हाउ मेनी न्यू केसेस हैव अकर्ड विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दोनों को मिला के हम मॉर्बिडिटी इसको कहते हैं कि अभी कितने केसेस हैं एक्टिव और नए कितने केसेस आए हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? मॉर्बिडिटी। चलिए, चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बताइए फैक्टर एनालिसिस पे किस किस की पर्सनालिटी थ्योरी निर्भर थी? बताइए। अब आपको ये भी याद रखना है कि नेक्स्ट क्लास आपकी होगी मंडे इवनिंग को 8 बजे। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, दैट इज आवर शेड्यूल। ओके, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड एंड मेक नोट ऑफ इट, और फिर आ जाएं टाइम पे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फैक्टर एनालिसिस कटेल के बगैर हो नहीं सकता। कटेल ने पर्सनालिटी थ्योरी दी है, आइसेंक ने पर्सनालिटी थ्योरी दी है। अगर आप ए सी देखें तो और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो देखिए हावर्ड गार्डनर का कोई रिलेशन ही नहीं है और स्पीयरमैन का पर्सनालिटी थ्योरी से कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन गिलफर्ड ने एक पर्सनालिटी थ्योरी दी है, और जो भी गिलफर्ड ने अभी तक स्टडी किया है वो उन्होंने फैक्टर एनालिसिस के द्वारा ही किया है। तो हमारा सही आंसर यहाँ बनता है ए, सी और डी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। Very very clearly you can eliminate Howard Gardner because he has only given the theory of multiple intelligences and he did not use factor analysis. तो इसके साथ मुझे बताइए 25 में से आपका स्कोर क्या आया? ये सीरीज चलेगी, आपको पूरा का पूरा पेपर कराएंगे, so stay tuned and continue watching. Now if you like this class and if you want me to do many more such classes, absolutely free for all of you, do like and do comment if you like this class. अगर आपने कुछ नया इस क्लास में सीखा तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका स्कोर 20 से ऊपर आया है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।